गेम ऑफ थ्रोन्स शो के पहले 4 सीजन्स एब्सोल्यूट मास्टरपीस रहे थे और गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे दुनिया भर में सभी फैंस बन गए थे। बट फिर गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 5 थोड़ा सा एवरेज रहा था और प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देने लगे थे, बट इट वाज स्टिल अ गुड शो। बट देन सीजन 6 काफी बकवास रहा था, जिसमें कुछ थोड़ी अच्छी चीजें जरूर थी, बट फिर सीजन 7 के पहले एपिसोड से अखंड चूतियापा दिखाई देने लग गया। सीजन 8 में तो अखंड चूतियापा ने हद पार कर डाली थी, बट सीजन 7 में ही असली अखंड चूतियापा हमें देखने मिल गया था। और आज से मैं इसी टोटली नॉनसेंसिकल सीजन 7 के बारे में एक एक एपिसोड के जरिए आपको सभी चीजें बताने वाला हूं। और आज के फर्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे सीजन 7 के एपिसोड 1 का अखंड चूतियापा। इस वीडियो में जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स का पोपट होने का असली रीजन क्या है। सो मैं आपको जो भी सीजन 7 का अखंड चूतियापा बताऊंगा उसका रीजन है D&D यानी GOT के शो राइटर्स एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स डेविड बेनियॉफ एंड DB वाइस। गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे शो को बनाने के सभी बड़े बड़े क्रिएटिव डिसीजंस इस डेविड एंड डैन के जोड़ी ने लिए थे। शो के पहले 4 सीजन्स तो इतने अच्छे थे कि इन दोनों को टीवी शो राइटिंग का एमी अवार्ड मिला था। सो आपको लगेगा ये अच्छे टैलेंटेड शो राइटर्स है, बट उन्होंने ये जो पहले 4 सीजन्स में अच्छा शो बनाया था उसका एक्चुअल रीजन कुछ और ही था। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले कुछ 5 सीजन के सभी स्टोरीज, कैरेक्टर्स और सभी डायलॉग्स पहले से ही जॉर्ज R.R. मार्टिन के गेम ऑफ थ्रोन्स के किताबों में शामिल थे। When you play the Game of Thrones, you win or you die. सो गाइज ऐसे जो एक से बढ़कर एक डायलॉग्स हमें जो शो में पहले देखने मिलते थे उसमें कुछ D&D का बड़ा हाथ नहीं था। उन्होंने बस पहले 5 सीजन्स में गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स को अच्छी तरीके से टीवी शो में अडेप्ट किया था और बुक्स के डायलॉग्स का इस्तेमाल किया था। बट गेम ऑफ थ्रोन्स के किताबों में ये सब अच्छे डायलॉग्स और स्टोरी का पूरा माल भरा हुआ था। सो इस शो के शुरुआती डायलॉग्स मतलब D&D के दिमाग से आए हुए डायलॉग नहीं थे। बट गाइज अभी ऐसा हुआ कि गेम ऑफ थ्रोन्स के किताबों का ये सब अच्छे डायलॉग्स और स्टोरी वाला जो अच्छा माल था वो गेम ऑफ थ्रोन्स शो के पहले 5 सीजन्स में ही खत्म हो गया। और फिर 6 सीजन के बाद में डेविड एंड डैन को अपनी खुद की क्रिएटिविटी लगा के शो को डेवलप करना था, आगे स्टोरी को अच्छी तरीके से बढ़ाना था, और उसमें ये दोनों भी बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुए और उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 और 8 में पूरी तरीके से अखंड चूतियापा कर डाला। It will be bigger and it will also be worse. Dumb cunt. So guys, without further ado, चलो अब जानते हैं सीजन 7 के पहले एपिसोड में दिखाए गए टोटल नॉनसेंस को। सो सीजन के ओपनिंग सीन में आर्या स्टार्क अचानक से वॉल्डर फ्रे बन जाती है और वो सभी फ्रेज को जहर पिला के मार डालती है। सभी फ्रेज मतलब लिटरली सभी फ्रेज, एक भी फ्रे आदमी जिंदा नहीं बचता। यानी एक तरह से आर्या ने रेड वेडिंग का अभी बदला लिया है, बट इस बदले में कई सारे इलॉजिकल चीजें थी। सबसे पहले तो आर्या को एग्जैक्टली वॉल्डर फ्रे का फेस कैसे मिलता है और वॉल्डर फ्रे का आवाज आर्या एकदम परफेक्ट कैसे निकालती है। Well, it's no good being Lord of the Riverlands if you can't celebrate with your family. इन सभी क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर नहीं मिलता है। हम ऑडियंस को बस ऐसे मानना है कि आर्या ने कुछ ऑफ स्क्रीन वॉल्डर फ्रे को मारा है और फिर उसने वॉल्डर फ्रे बन के सबको मरवा दिया। हम सब ऑडियंस को मानना है कि अभी एक आर्या वो फेसलेस मैन वाली एकदम खूंखार असैसिन बन गई है। बट इसमें अभी एक डाउट ये है कि क्या आर्या ने कभी उसकी फेसलेस मैन वाली ट्रेनिंग खत्म की थी। सो सीजन 6 में आर्या कुछ अजीब डेड बॉडीज को धोने का काम करती रहती है, फिर वो कुछ टाइम के लिए अंधी हो जाती है। वहां पे वो जैकेन के यहाँ पे ऐसे ही कुछ फेसलेस मैन के असैसिन बनने के लिए ट्रेनिंग लेती रहती है। बट अगर आपको याद हो तो जैकेन उसे बार बार बोलता है कि तुम कौन हो, तो आर्या को कहना होता है आई एम नो वन। No one. देखा, सो इसका मतलब शी इज बिकमिंग नो वन। अब वो आर्या स्टार्क नहीं रही, बट सीजन 6 के एंड में वो बोलती है A girl is Arya Stark of Winterfell, and I'm going home.
सीजन 6 में ही जैकन आर्या को किसी थिएटर प्ले वाले एक्ट्रेस का मर्डर करने के लिए ऑर्डर देता है, जिसे वो सीधा मना करती है और जैकन के खिलाफ बगावत करके उसकी ट्रेनिंग छोड़ के निकल जाती है। तो इसका मतलब वो अभी ट्रेनिंग में फेल हुई, राइट? बट नहीं, अपेरेंटली आर्या की ट्रेनिंग परफेक्टली कंप्लीट हुई है। आर्या के पास अब जैकन जैसा फेस चेंज करने का परफेक्ट नॉलेज आ गया है। आर्या ने ये ऐसे फेस चेंज करने वाले और बराबर से आवाज निकालने वाले स्किल्स की ट्रेनिंग कब की क्या पता। उसे तो हमने पूरे सीजन 6 और सीजन 5 में कभी भी नहीं देखा। हमने तो बस अंधी आर्या को देखा और कुछ डेड बॉडीज को साफ करने वाली आर्या को देखा था। अब आर्या स्टार्क ये सब फेस चेंज करने वाली चीजें कब सीख गई क्या पता, हमें बस मानना है कि वो सीख गई। आर्या के पास अब वो एक्समैन के मिस्टिक के तरह पावर्स आ गए हैं। शी कैन बिकम एनीवन शी वांट्स। सीजन 7 के शुरुआत में वो बस ऑटोमेटिकली वॉल्डर फ्रे बनती है और सबको मार डालती है। ये पूरा इलॉजिकल सीक्वेंस था, बट ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, इसलिए कुछ भी हो सकता है ये मान के आगे चलने का। बट वेट, आर्या के पास ऐसा किसी का भी परफेक्ट भेस पहनने के पावर्स तो आए हैं, बट इन पावर्स के बारे में आगे कभी भी नहीं पूछने का, क्योंकि ये पावर्स सीजन 8 खत्म होने तक बाद में कभी भी मेंशन भी की नहीं होंगे। एंड दैट्स द बिगेस्ट चूतियापा। Does she truly want to be no one? Yes. फिर आगे सीजन 7 के इसी फर्स्ट एपिसोड में नाइट्स वॉच में अब जॉन का दोस्त एड लॉर्ड कमांडर बना है और वो वॉल के कैसल ब्लैक पर होता है। वहां पर मीरा और ब्रैन वॉल के दूसरी तरफ से आते हैं और ये भाई क्या कहता है देखो। You wildlings. अबे चोमू एड, एज अ मेंबर ऑफ अ नाइट्स वॉच तुम्हारा ये काम है कि वॉल के दूसरे तरफ से जो भी लिविंग इंसान आते हैं उन्हें वॉल के दूसरे साइड में लेके जाना। जस्ट गेट देम ऑन अदर साइड ऑफ वॉल। बट इसमें और नौटंकी तो ब्रैंड ने की है, वो भी कुछ अजीब से आंसर्स देना शुरू करता है। At the Fist of the First Men, you've seen the army of the dead. You've seen the Night King. He's coming for us. Let's get them inside. फिर किंग्स लैंडिंग में सर्सी और जेमी मस्त बातें करते होते हैं और डैनी के खिलाफ होने वाले वॉर की प्लानिंग शुरू है। जेमी यहाँ पे परफेक्टली प्रेडिक्ट करता है कि डैनी और उसकी पूरी आर्मी ड्रैगन स्टोन पर लैंड करेगी। Where will they land? Dragonstone. अरे भाई, अगर डैनी कहां आएगी ये तुम्हें पता है तो तुम वहां पे सरप्राइज अटैक करो ना। माना कि तुम एकदम वॉर नहीं जीतोगे, बट एटलीस्ट डैनी के आर्मी को अच्छा खासा सरप्राइज अटैक में तुम लोग डैमेज कर सकते हो। बट नहीं, जेमी लैनिस्टर जैसा खूंखार वॉर कमांडर भी ऐसा नहीं सोचता। फिर वापस थोड़ा सीजन 6 का बात करते हैं। फिर फर्स्ट एपिसोड का बेस्ट पार्ट रहा सैमुएल और उसका सिटाडेल का रूटीन। कुछ 2 मिनट के मोन्टाज में हमें सैमुएल टार्ली का सिटाडेल का पूरा डेली रूटीन दिखाया गया है, जिसमें सैम कभी लाइब्रेरी में होता है तो कभी वो मेस्टर्स के लिए खाना परोसता होता है और कभी वो संडा साफ करता होता है। सैम का ये संडा साफ करने वाला रूटीन तो बहुत ही फनी था, बट ये टट्टी एक तरह का सिग्नल था। ये टट्टी हमें बताती है कि अब गेम ऑफ थ्रोन्स का शो भी टट्टी बन चुका है। टट्टी वाले इन सीन्स के बाद हम सब वापस विंटरफेल में आते हैं और यहाँ पर सैंसा और लिटिल फिंगर का एक कॉन्वर्सेशन शुरू होता है, जिसमें लिटिल फिंगर सैंसा को बोलता है, I've heard she beat the Hound in single combat. सो अब मेरा क्वेश्चन है, आई हर्ड हाउ ब्रियन बिट द हाउंड। ये चीज लिटिल फिंगर को कैसे पता है? ब्रियन और हाउंड की जब फाइट हुई थी तब वहां पर हाउंड और ब्रियन के अलावा सिर्फ पॉड्रिक और आर्या मौजूद थे और कॉसो मिल में कोई भी आसपास नहीं था। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्रियन और हाउंड के फाइट के बारे में बेलिश को कैसे पता है। I've heard she beat the Hound in single combat. अब ऐसा तो नहीं है कि पीटर बेलिश को हाउंड, ब्रियन, पॉड्रिक और आर्या में से किसी ने कुछ भी बताया होगा। फिर इसी में पीटर बेलिश जैसा शातिर इंसान अचानक से निब्बा बन जाता है। What do you want, Lord Baelish? I want you to be happy. I want you to be safe. I have Brienne to protect me from anyone who would harm me. What about happy? अरे सैंसा, तुम खुश नहीं हो? डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हारी खुशी ढूंढ के लाऊंगा। अबे भाग, हद हो गई यार। ये फालतू निब्बा फ्लर्ट क्यों कर रहा है? ये सब फालतू फ्लर्ट ब्रियन दूर से देखती है और ब्रियन इस सीजन का बेस्ट डायलॉग मारती है।
Why is he still here? Exactly. Why is Littlefinger here? ये कमीना बेलिश विंटरफेल में क्यों मंडरा रहा है? सो इसके ऊपर सैंसा का इलॉजिकल आंसर सुनो. We need his men. Without the veil, Ramsay Bolton would still hold this castle. Littlefinger saved वो us. कहती है वी नीड हिज मैन, नाइट्स ऑफ द वेल. अबे ये नाइट्स ऑफ द वेल कौन से बेलिश के आदमी है? वो नाइट्स ऑफ द वेल तो इस किंग रॉबिन के बात सुनते हैं. दे आर फ्रॉम एरी, दे आर नाइट्स ऑफ द वेल. उनका बेलिश से क्या नाता हुआ? सांसा को पता है कि बेलिश ने इस रॉबिन के मॉम लाइजा एरिन को मार डाला था. सो सांसा को बेलिश की इतनी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है. सांसा कभी भी बेलिश ने लाइजा एरिन को मारा ऐसा कह के उसकी बैंड बजा सकती है. और सबसे इंपॉर्टेंट, इस कमीने बेलिश ने सैंसा की शादी रैमसे बोल्टन से करवाई थी. वो हरामी रैमसे बोल्टन हमेशा सैंसा के साथ बुरा बर्ताव करता था. रैमसे बोल्टन के साथ सैंसा एक जहन्नुम में रही थी. और इन सब के बावजूद सैंसा स्टिल हैज पीटर बेलिश अराउंड हर. ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस स्टुपिडिटी. फिर आर्या मिलती है लैनिस्टर सोल्जर एड शीरिन से. एड शीरिन लैनिस्टर सोल्जर्स के लिए मस्त गाने गाता रहता है. ये पूरा सीन भी एक अलग ही नॉनसेंसिकल चूतियाप था और इससे बड़ा क्रिंज सीन पूरे शो में नहीं था. ओवरऑल यहीं पर आर्या लैनिस्टर सोल्जर्स को सीधा बोलती है, I'm going to kill the queen. सो दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7 के अखंड चूतियापे का मीटर अभी गर्म होने लगा है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अखंड चूतियापा वीडियोस. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय एंड टेक केयर.